Jai Hind student. Today we discuss about the next topic of the unit first, which is second order differential equation with constant coefficient. ठीक है, आज हम लोग जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल कोफिशिएंट का उसका देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए थे उसमें हमारे पास क्या था, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस तो था, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि ये वेरिएबल आपके पास जो हो वो मतलब जो RHS वाला पार्ट है वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो। अब ये ज़रूरी नहीं था कि हमारे पास ये P, Q, R ये सभी वेरिएबल हो, वो सब हमारे पास कांस्टेंट थे, P, Q और R हमारे पास वेरिएबल मिलता था। लेकिन अब हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ही देखेंगे लेकिन वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए। मतलब ऐसा इक्वेशन होगा आपके पास जो ये क्या देगा, अब वेरिएबल कोफिशिएंट होगा। जैसे देखो आप d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, आपके पास अगर कोई भी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वेयर p q r आर द फंक्शन ऑफ x है, जहां पर p q r क्या है आपके पास फंक्शन ऑफ x गिवन है, कि जो हमारे पास p q r आर द फंक्शन ऑफ x है। मतलब अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसमें p q r जो वेरिएबल हो, इससे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें p q क्या थे, कांस्टेंट थे। अब हमें जो भी आ रहा है वो वेरिएबल मिल रहा है, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उनको सॉल्व करने के हमारे पास लगभग 3-4 मेथड है। तो जैसे हमारे पास पहला है मेथड ऑफ रिडक्शन, दूसरा आपके पास है नॉर्मल फॉर्म, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, एंड थर्ड है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको चेंज कर दिया जाता है दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। और एक नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, या इसको हम लोग कॉची-यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द ओनली मेथड ऑफ रिडक्शन एंड वी नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल फॉर्म and in the same way we discuss about this topic. Okay, so we start first method of reduction whose complementary function is given. Method of reduction इसको बोलते हैं। Method of reduction क्या होता है, whose complementary function is given, मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसा मेथड है ये जिसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो CF होता है वो आपको क्या होगा, गिवन होगा। गिवन नहीं होगा तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं बाय द मेथड। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसके फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पता करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस रिडक्शन मेथड से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r अगर आपके पास है, जो एक सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब p और q और r एक आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का प्रोसीजर हम लोग को मानना पड़ेगा, लेट करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू uv इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब जो y इज इक्वल टू u डॉट v है वो आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर u और v कंप्लीट सॉल्यूशन है मतलब इसको ले जाके इसमें पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन में dy/dx एंड d2y/dx2 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुटअप करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। या कोई भी अगर इक्वेशन होता है और अगर कोई भी वैल्यू उसका सॉल्यूशन होता है तो उसको ले जाकर उसमें रखने के बाद उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग मान रहे हैं कि इफ u इज गिवन, मान लो कि आपके पास u क्या है, दिया हुआ है। अब u निकालने का तरीका हमारे पास होता है, यहाँ पे ये कंडीशंस हैं, जो कंडीशन आपके पास है अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू आ रही है आपके पास तो उसका CF इधर वाला पार्ट बन जाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है अगर 1 प्लस p प्लस q, ये जो p और q आपके पास है, इस p और q को लेंगे, 1 प्लस p और q ऐड करेंगे, अगर तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है ऐड करने के बाद 0 के, तो उसका जो CF वाला पार्ट मिलेगा, पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बन जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही 1 माइनस p प्लस q करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास, u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 1 प्लस p बाई a प्लस q बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax। p प्लस qx इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, x। ऐसे ही 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो वो बन जाएगा x स्क्वायर। n माइनस 1 प्लस pnx प्लस qx स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, x टू द पावर n। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद रखने हैं, ये 6 फॉर्मूलाज हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो जितने भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट आएंगे इसके, वो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब इस मेथड को यूज करने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं और उसको इस फॉर्मूले में लाके पुटअप करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो भी ये p की वैल्यू होती है उसको लाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। जो ये p आता है ये यहाँ से आता है आपके पास p dx, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जाता है, वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस फॉर्मूले में y इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c में लाके पुटअप करते हैं। पुट करने के बाद जो भी सोल्यूशन सॉल्व करते हैं वो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, हमारे पास y की वैल्यू या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उस सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में चेंज करेंगे। पहले ये जो मेथड है वो यही करता है आपको कि सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें चेंज कर देता है, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में। और उस फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये इसका कुछ पार्ट्स थे जिससे कि हम लोग सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। उसमें से पी क्यू आर आपको सॉल्व करना है। मान लेना है कि सॉल्यूशन उसका y इज इक्वल टू यू डॉट वी है और u आपके पास गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आपको इस फॉर्मूले से इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इसी वैल्यूज को उठाना है, इस पर पुटअप करना है। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया आता है आपके पास, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, आपको पुट करनी होती है वैल्यू को। ओके, सो हम लोग इसकी वैल्यू जब इस पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं लिख देता हूं। क्या मिलेगा आपके पास, dz अपॉन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा dz अपॉन dx प्लस p प्लस 2 बाई u du अपॉन dx इन ब्रैकेट z इज इक्वल टू r बाई u। ये होती है वैल्यू, मीन्स dz अपॉन dx प्लस p प्लस 2 बाई u du अपॉन dx इंटू z इज इक्वल टू r बाई u। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस p की वैल्यू, ये u जो आपके पास अभी गिवन होके आएगा, du अपॉन dx उसे निकालेंगे और इस r में डिवाइड करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगा, फिर हम लोग इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर वाले रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो भी वैल्यू इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखने के बाद आएगी, वो जो भी आप सॉल्व करोगे वैल्यू को, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, u। जो भी यहाँ पे आप सॉल्व करोगे वो z है, हमारे पास वेरिएबल z है, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी वो किसकी आ जाएगी, z की आ जाएगी। ये z मिल जाएगा आपके पास। z मतलब जो आपके पास z आएगा वो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी z की, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, मतलब जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें एक चीज़ पुट की जाती है कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू z पुट किया जाता है, dv अपॉन dx की जगह पर z। तो ये जो z सॉल्व होकर आता है इसको यहाँ पर लाके वापस रिप्लेस करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे आगे के टर्म में, इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इसको z रख लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे बस। तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ से, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में जो भी आ जाएगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस u और v की वैल्यू, जो भी हमने u निकाला था उस u को और ये जो v की वैल्यू आई है, इसको ले जाके y इज इक्वल टू u डॉट v में पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये इसका प्रोसीजर हुआ कि इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये प्रोसीजर है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कैसे हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। x d2y by dx2 minus 2x minus 1 dy by dx plus x minus 1 y is equal to 0। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखें सॉल्यूशन के लिए, तो d2y by dx2 माइनस डिवाइड कर लो x को, क्योंकि हमें जो भी चाहिए सेकंड डेरिवेटिव वो स्टैंडर्ड केस का होना चाहिए। स्टैंडर्ड केस क्या था हमारे पास, d2y dx प्लस qy इज इक्वल टू आर फॉर्म का होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो ये मिलेगा d2 x y बाई dx स्क्वायर
-2x माइनस 1 अपॉन x dy बाई डी एक्स प्लस q इज x माइनस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, तो ये मिलेगा d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स dy बाई डी एक्स एंड प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया p और q की वैल्यू। तो p इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपके पास, -2 माइनस 1 बाई एक्स एंड q किसके इक्वल है आपके पास 1 माइनस 1 बाई एक्स। इन दोनों वैल्यू को लेना है आपको, और आपको इसका जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, अब यहाँ पे हमें इसकी u मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो सॉल्व करना है। तो आपने उसमें स्टैंडर्ड केस पढ़ा था 1 प्लस पी प्लस क्यू, अगर आपको इक्वल टू 0 मिल जाए तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो क्या होता है हमारे पास, u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अगर ये इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो जो आपके पास CF मीन्स u बनेगा वो ई टू द पावर x बनेगा। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या 0 के इक्वल आ रहा है हमारे पास। तो लेते हैं वैल्यू को, यहाँ पे हो जाएगा 2 मीन्स 1 माइनस 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस 1 एंड माइनस 1 बाई एक्स। अगर आप इसको देखो तो प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स कैंसिल होगा, -2 और ये प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 0 के, मतलब ये 0 आ रहा है। तो इसका जो CF पार्ट ऑफ द CF बनेगा मीन्स u बनेगा, वो e टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। ओके, सो u टू द पावर x अगर इसका एक पार्ट ऑफ द CF आ गया तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है तो y इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, v e टू द पावर x। y इज इक्वल टू v e टू द पावर x, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है, अब इसको लेना आपको, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई डी एक्स टू निकालना है, और इसको ले जाके इक्वेशन में पुट करके एक सिंप्लीफाई करना है। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप सिंप्लीफाई नहीं करो, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको आप सीधे अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। ओके, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, क्या आ जाएगा आपके पास अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें तो dz अपॉन डी एक्स, वेयर एक चीज़ याद रखिएगा वहाँ पे, वेयर z इज इक्वल टू क्या हमारे पास dv अपॉन डी एक्स। ये जहाँ पे हम लोग dv अपॉन z होगा वहाँ पे dv अपॉन डी एक्स को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा dz अपॉन डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट ऑफ p प्लस 2 बाई u du अपॉन डी एक्स एंड क्या हो जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r बाई u। अब जो जो वैल्यूज आई है उन सारी वैल्यूज को आप लीजिए और इसमें क्या करिए पुटअप करिए। तो dz अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, dz अपॉन डी एक्स हमें नहीं मालूम है, प्लस p की वैल्यू हमें पता है, p किसके इक्वल है हमारे पास -2 माइनस 1 बाई एक्स। तो पुट करो यहाँ पे, तो ये मिलेगा -2 प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस 2 बाई u। u इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x एंड du अपॉन dx। अब ये u मिला है आपके पास, इसका du अपॉन dx भी सॉल्व करना है, तो मैं यही कर दे रहा हूँ। du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वापस आपको e टू द पावर x मिल जाएगा। तो यहाँ पुटअप करेंगे e टू द पावर x एंड इंटू z इज इक्वल टू r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r इज 0 एंड e टू द पावर x। तो ये अगर इसको हम लोग पुट कर ले यहाँ पे तो dz अपॉन dx प्लस क्या मिल जाएगा आपके पास, ये देखना ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -2 प्लस 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा सिंपली 1 अपॉन एक्स एंड z इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। तो ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो देखेंगे कैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि हमने सेकंड ऑर्डर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको लिया और उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद p और q की वैल्यू सॉल्व करी। सॉल्व करने के बाद हमने जो भी स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द CF पढ़ा था, कंडीशंस पढ़े थे, उन कंडीशन में से एक को लिया। और ऐसा आप सोच सकते हो कि किसको लेने के बाद वो 0 होगा, आप लोगे जिस पार्ट को और उसको लेने के बाद 0 हो जाए तो उसका जो CF होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने जो फॉर्मूले में लिखा था उसको आप रख दोगे। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को लेके अगर हमारे पास अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिला वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू यू इंटू वी के। तो u की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, y इज इक्वल टू वी इंटू ई टू द पावर x हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो इससे हम लोग ये चीज़ें पुटअप करके फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड फार्मूले को हमने लिया और इसमें पुटअप कर दिया वैल्यूज को। तो हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट मिल गया। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट को हमको सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगर हम लोग लिखे तो dz अपॉन dx प्लस z अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर हम लोग p की बात करें तो इसमें p क्या है हमारे पास 1 अपॉन x हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास log x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x, मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया हमारे पास x के आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास मिल गया तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लाना है और उसके बाद सॉल्यूशन वाले पार्ट में रखना है। तो z वहां पे y होता था, यहाँ पे z लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे z है। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटीग्रल ऑफ x इंटू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम लोग q देखें तो q की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग q देखना, तो q की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम लोग z देखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओनली c अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो dv अपॉन dx होता है z, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है z किसके इक्वल होगा dv अपॉन dz के। तो यहाँ पे dv अपॉन dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन x। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, अब v को इधर ले लो x को, और क्या मिलेगा आपके पास, अगर मैं इसको इधर लूँ तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास c अपॉन x इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू v इज इक्वल टू, ये c तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x एंड प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास c1। तो ये आ जाएगा आपके पास v की वैल्यू जो ये हमारे पास मिला है, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c log x। अब इस v की वैल्यू को हम लोग को ले जाके कहाँ पर y में पुट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c log x प्लस c1 एंड इन सब से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा e टू द पावर x। तो ये इस जो भी फंक्शन आपके पास दिया है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू c log x प्लस c1 e टू द पावर x। तो इस तरीके से हम लोग जो रिडक्शन मेथड है उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बस आपको स्टैंडर्ड जो CF वाले पार्ट का फॉर्मूला है उसको याद रखना है, एंड ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद रखना है, और उसमें जो z है वो क्या होता है ये याद रखना है। अगर इतनी चीजें आपको याद रही तो आप प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लोगे, तो आप इस पर प्रॉब्लम और सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मैथड स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म अगली वीडियो में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। जय हिंद।